Hello and welcome to the ChemFact Education. In today's class, we are going to cover a very important topic which is एट्रोप आइसोमेरिज्म. ये वर्ड हो सकता है आप लोगों ने पहले भी सुना हो और कई बार एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो एट्रोप आइसोमेरिज्म. तो पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं क्योंकि इसके नाम के पीछे जुड़ा हुआ है आइसोमेरिज्म. तो आप ये बात समझिए, एट्रोप आइसोमेरिज्म किस टाइप का आइसोमर है, तो वो स्ट्रक्चरल नहीं बल्कि एक टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म है. पहला पॉइंट. दूसरी बात, एट्रोप का मीनिंग यहां पर क्या होता है? एट्रोप का मीनिंग होता है विदाउट टर्निंग, जहां पे टर्न नहीं हो पा रहा हो. यानी विदाउट टर्निंग को में हम सिंपल लैंग्वेज में किस तरीके से बोलते हैं? जहां पर रोटेशन नहीं होता है या कम होता है. यानी कि एक तरीके से यहां पे तो विदाउट लिखा हुआ है, तो जो रोटेशन है वो क्या होनी चाहिए? आंसर इज रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड. तो ये वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जो जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन. बस ये बात ध्यान रखनी है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो एल्कीन में भी है. यहां पर हम जानते हैं पाई बॉन्ड के अलोंग कोई रोटेशन नहीं हो सकती है. तो क्या अगर यहां पे Cl है, सिस और ट्रांस यहां पर बन रहा है, तो क्या ये एक टाइप का एट्रोप आइसोमेरिज्म है? आंसर इज नो. रीजन, क्योंकि तुम्हें ये बात समझनी है जो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है वो इट शुड बी अराउंड सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड के अलोंग ही रोटेशन क्या होनी चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए. तभी उसको एट्रोप आइसोमेरिज्म कहा जाएगा. क्वेश्चन है सर, सिंगल बॉन्ड के अलोंग तो हमने सुना ही नहीं रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है, तो किस टाइप के उसके एग्जाम्पल होंगे और कौन से कंपाउंड इस टाइप का आइसोमेरिज्म को शो करते होंगे? तो पहले देखते हैं. देखिए, ओके, नेक्स्ट पेज. तो पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि जो एट्रोप आइसोमेरिज्म है, डेफिनेशन क्या है एट्रोप आइसोमर्स की? तो देखिए, आइसोलेबल स्टीरियो आइसोमर, ये वर्ड नया आ गया है. आइसोलेबल मतलब जिनको सेपरेट हम कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है रिजोल्वेबल. और रिजोल्वेबल तो वही होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. तो एक तरीके से बात ध्यान रखना, वो कंपाउंड क्या होना जरूरी है? सबसे पहली बात, ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है. ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं. ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए. स्टीरियो आइसोमर रिजल्टिंग किसकी वजह से जनरेट होगा? फ्रॉम द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड, किस बात को ध्यान रखना है? सिंगल बॉन्ड. क्या ऐसी जगह कोई आप सोच पा रहे हैं जहां आपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखा हो और रोटेशन हुआ हो रेस्ट्रिक्ट अलोंग द सिंगल बॉन्ड? तो सबसे पहले एग्जाम्पल में टाइप नंबर 1 ये है. कहां पे शो होता है? बाईफिनाइल्स में. मैंने बाईफिनाइल्स डिटेल में पढ़ाया है और आप लोगों को बताया भी है. मान लो ये है एक बेंजीन रिंग और ये है दूसरी बेंजीन रिंग. अब इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहेगी या नहीं रहेगी? दैट विल डिपेंड अपॉन द ग्रुप्स अटैच्ड ऑन द ऑर्थो पोजीशन. अगर यहां पर बल्कि ग्रुप है, मान लो एक इधर NO2 है और इधर भी कोई ग्रुप है NO2 और COH, तो हम जानते हैं ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं इनमें रिपल्शन ना हो, इसकी वजह से ये एक प्लेन में नहीं रहते हैं. ठीक है, तो अगर ये रिंग इस तरीके से है, ये भी इस तरीके से है, तो इनमें रिपल्शन होगा. तो रिपल्शन कम करने के लिए एक रिंग परपेंडिकुलर आ जाएगी. परपेंडिकुलर मतलब कि प्लेन से बाहर की तरफ को, जस्ट लाइक दिस. अगर ये वाला पोर्शन प्लेन से बाहर आ गया है तो ये तुम्हें प्लेन के अंदर जाता हुआ नजर आएगा. तो यहां पर रोटेशन जो है वो क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है. तो बाईफिनाइल एक टाइप के एग्जांपल्स हुए जो एट्रोप आइसोमेरिज्म को शो करते हैं. तो पेपर में अगर ये भी क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा एट्रोप आइसोमेरिज्म को शो करता है, तो जब तक हमें वर्ड की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम आंसर नहीं कर पाते. दूसरी बात ये ध्यान रखना कि इस कंपाउंड में ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है. अगर दोनों साइड में यहां COH और COH लगा देता तब ये कंपाउंड एट्रोप आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाता. हालांकि रोटेशन जो है तब भी क्या रहती? रेस्ट्रिक्टेड ही रहती. तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी कि हमने क्या बताया है? आइसोलेबल होना जरूरी है. तो हर एक वर्ड को आप मार्क करके अपनी कॉपी में लिखते जाइए. तो बाईफिनाइल इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं. इसको मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूं, तो इसको डिटेल में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. दूसरे टाइप के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स इज ब्रिज्ड
बाइफिनाइल्स, ब्रिज्ड। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ब्रिज्ड बाइफिनाइल्स में ब्रिजिंग जब होती है, ऐसा भी हो सकता है एक ही साइड से ब्रिजिंग हुई हो। फॉर एग्जांपल ये है दो रिंग्स जो आपस में जुड़ी हुई है, अगर ये CH2 के थ्रू जुड़े हुए हैं यहां पर, ठीक है, तो ये वाले CH2 जो है रिंग बहुत छोटी है, तो इसकी वजह से दोनों हमेशा एक प्लेन में ही बनी रहेगी, कभी भी ये डिफरेंट प्लेन में नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कार्बन की चेन यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, कार्बन यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों एक साथ प्लेन में, यूं समझिए ऐसे जुड़ी हुई है, इस तरीके से कुछ इसको उठा देते हैं, और ऐसे जुड़ा हुआ है तो घूमेंगे तो सारे एक साथ ही घूमेंगे। ऐसा नहीं हो सकता रिंग घूम जाए, क्योंकि इस बॉन्ड पे क्या जाएगा, काफी ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से ये रिंग जुड़ी हुई हैं, लेकिन n की वैल्यू बढ़ जाए, n की वैल्यू, मेरे कहने का मतलब ये है CH2 इस तरीके से, और हम जानते हैं जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनके अलोंग रोटेशन क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी तो पॉसिबिलिटी है कि देखो ये थोड़ा, अगर यहां बीच में एक चेन और आ गई तो ये दूसरी वाली थोड़ी प्लेन से बाहर जा सकती है। तो यानी अगर मैं जनरली रिप्रेजेंट करूं दिस n, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो एट्रोपाइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर n की वैल्यू 2 है तो एट्रोप आइसोमेरिज्म जनरली तब ज्यादा फेवर होता है अगर दूसरी ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका एग्जांपल ध्यान रखना, मान लो यहां पर Me है और यहां पर भी क्या है, Me, तो ये 100% एट्रोप आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि इनके बीच जो रिपल्शन होगी वो भी इन दोनों Me को एक प्लेन में नहीं रहने देगा। वो कहेगा भैया अपने थोड़ा सा दूर हो जाओ। तो यानी ऑर्थो पोजीशन पे अगर बल्कि ग्रुप जुड़े होंगे तो n = 2 के केस में एट्रोप आइसोमेरिज्म हमेशा ही शो होने वाला है। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं n की वैल्यू 2 के लिए, तो आप लिखेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो तो ज्यादा फेवरेबल होता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर n = 3 हो जाए फिर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा ही एट्रोप आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन चेन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, मतलब इन द सेंस कि कार्बन चेन इतनी ज्यादा हो गई है कि जो बेंजीन रिंग है वो प्लेन से बाहर जा सकती है, कोई इतना स्ट्रेन नहीं आ रहा होगा। तो ये मैंने दिखाया है ब्रिज बाइफिनाइल में जब एक ही साइड से ब्रिजिंग हो रही है। तो लिख लिया। आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, एक साइड से ब्रिजिंग हो रही है, n = 1 तो एट्रोप आइसोमेरिज्म नहीं, n = 2 में लिख लेना कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होंगे अगर तो ज्यादा बेटर एट्रोप आइसोमेरिज्म शो करने की चांसेस बढ़ेंगे। n की वैल्यू 3 है तो 100% एट्रोप आइसोमेरिज्म शो होगा। दूसरे ब्रिज बाइफिनाइल्स में क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है वो दूसरी साइड से भी ब्रिजिंग हो n, तो इसमें आप ध्यान से समझिए, अगर n की वैल्यू 1 हुई तो सीधी सी बात है एट्रोप आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। जब दोनों साइड से ब्रिजिंग होती है तब उस केस में लिख लेना n = 2 हो या 2 से ज्यादा। इस केस में n = 2 हो या फिर 2 से ज्यादा तो हमेशा ही एट्रोप आइसोमेरिज्म शो होगा। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, एक प्लेन से बाहर आ जाएगी थोड़ी सी और एक प्लेन के अंदर को चली जाएगी रिंग का पार्ट। बात समझ में आ रही है? तो इनको बहुत ध्यान से नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके अलावा एट्रोप आइसोमेरिज्म बाइनेप्थोल्स में भी शो होता है, बाइनेप्थोल्स इस तरीके से। एग्जाम्पल्स है पेपर में, सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन कौन है जो एट्रोप आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन होंगे और जो बता दिया है इनमें से ही पूछा जाएगा सवाल। तो अब देखो, मान लो मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं, प्लेन से बाहर, तो हम जानते हैं इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन जो है वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड हो गई है। तभी तो इसमें हम नेमिंग सीखते थे R और S वाली, और नेमिंग सीखने के लिए मैंने बताया भी है क्या करना है हमेशा। देखो जिस तरफ से प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर आया हुआ है, आप ये सोचिए, देखो इसके अलोंग रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हुई है एक तरीके से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो इसको ऐसे बना लो, जो बाहर आया हुआ है एक अंदर गया, यही है। और इस वाले बॉन्ड को अगर आप बीच से हटाई दो तो एक इधर और एक इधर, ये दोनों प्लेन में है, इस तरीके से भी देख सकते हो आप। बस ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, नंबरिंग उधर से करनी शुरू करनी है जिस तरफ प्लेन से बाहर और अंदर आए हैं। इसी तरीके से हमने सारे सीखे हैं। तो देखो इधर ऑक्सीजन के पास जल्दी पहुंचेगा, इधर को नंबरिंग 1 मिलेगी, इसको मिलेगी 2, दैट इज व्हाई दिस इज योर 1, दिस इज योर 2। अब देखिए
इसकी बात करते हैं, इन दोनों में से इधर OH के पास जल्दी आएगा 3 and 4, तो इट शुड बी योर 3 and 4। इस तरीके से बात समझ में आ रही है। या फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, जैसे बना हुआ देखो, प्लेन से बाहर प्लेन के अंदर एक बॉन्ड, ये इस तरीके से, यही था। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 और इसको हटा के इन दोनों को आपस में जोड़ दो। एक तरीके से आपके पास इस टाइप का सेंटर आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं पर मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, इसलिए जिस तरीके से मैंने सिखाया है आप हमेशा मैंने डायरेक्ट ही बता दिया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इसमें कि 4th प्रायोरिटी वाला जो है ना तो डैश पे है और ना ही वेज पे आया हुआ, तो 4th प्रायोरिटी वाले को यहाँ लिया, चेंजेस करने हैं इस तरीके से। अब तो आप कर ही लेंगे यार, ये तो शुरू से ही सीखते आ रहे हैं। तो अगर आप चेंजेस करते हैं, देखो यहाँ आ है मान लो 4, यहाँ आता है 2, तो 2 चेंज करने पड़ेंगे कम से कम। यहाँ आता है 3, यहाँ आता है 2, अब 1 2 3 S, तो इसका हो गया है S। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बाइनेप्थोस भी एग्जांपल हैं उसके जो एट्रोप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ तक एट्रोप आइसोमेरिज्म पे इसके अलावा और कोई सवाल नहीं आएंगे। सिर्फ ये बात देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जब मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि बुक्स से क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज आ जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से देखिए। ये तीनों एग्जाम्पल हैं जो एट्रोप आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो अगर पेपर में स्पेशली नेट और गेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैम वालों से नहीं पूछा सकता। इसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होने का रीजन क्या है? तो देखें यहाँ पे, इस सिग्मा बॉन्ड के अलग रोटेशन क्या हो गई है? रेस्ट्रिक्टेड। जिसका रीजन क्या है? देखो ये दो बल्कि ग्रुप हैं, इधर से इधर ये CH3 है, ये CH3 है, ये Cl है, जिसकी वजह से रोटेशन जो है ये COH भी है। तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होने का रीजन है ये ग्रुप्स जो इसमें एट्रोप आइसोमेरिज्म शो होता है। इसको ध्यान रखेंगे आप सब लोग एग्जांपल को। ठीक है, एक तरीके से स्टाइरीन है, बेंजीन पे डबल बॉन्ड लगा होता है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया सो दैट की रेस्ट्रिक्शन हो जाए। इसी तरीके से देखो NO2, यहाँ NH2 बना होता तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता। दो बड़े ग्रुप लगा दिए हैं, तो PHSO2 वाला इस NO2 के साथ सेम प्लेन में नहीं रह सकता है, तो इस प्लेन इसके अलोंग रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगी। इसका मतलब ये ऐसे ही रहेंगे, प्लेन से बाहर, प्लेन से अंदर। ये प्लेन के अंदर आएंगे तो इस NO2 के साथ क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ये दूसरा एग्जांपल ध्यान रखेंगे। तीसरा क्या है? देखो एक तरीके से फिर से स्टाइरीन ही है, ये बेंजीन की स्टाइरीन इसको बोलते बेटा। स्टाइरीन तो कभी शो नहीं करेगा एट्रोप आइसोमेरिज्म। ये क्या कर रहे हैं? इन दोनों केस में स्टाइरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इधर और ग्रुप जोड़ दिए, इधर ये बहुत बड़ा वाला ग्रुप जोड़ दिया, तो जिसकी वजह से रोटेशन क्या हो रही है? रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो यानी ये 3 एग्जांपल्स और आप लोग याद रखेंगे जो एट्रोप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई?